ये बच्चों आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का 15वां क्लास करेंगे। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको शिव का उपासक था। किनका उपासक था? शिव का। अब जानिए तो कि राजेंद्र प्रथम कौन थे। देखिए राजेंद्र प्रथम जो थे वो चोल वंश के राजा थे। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम किस वंश के राजा थे? राजेंद्र प्रथम चोल वंश के राजा थे। और वह किस देवता की उपासना करते थे, किस देवता की पूजा करते थे? तो याद रखिएगा कि शिव देवता के उपासक थे, यानी कि उनकी उपासना पूजा करते थे। ठीक है, तो बताइए कि हम अब किन के बारे में पढ़े हैं? राजेंद्र प्रथम कौन था? राजेंद्र प्रथम किस धर्म किस देवता के उपासक थे? भगवान शिव के। और भगवान शिव के उपासक को ही हम लोग शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? क्लियर हो चुका है कि वह शिव का उपासक था। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र प्रथम का जो उत्तराधिकारी की बात करें हम कि उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इनका उत्तराधिकारी राजाधिराज प्रथम हुआ। कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? फिर से बताइए, राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? और राजेंद्र प्रथम कौन था? राजेंद्र प्रथम के बाद चोल वंश का राजा कौन बना? सही बात बताया आप लोग कि जब राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी राजाधिराज प्रथम है, उत्तराधिकारी का मतलब ही होता है कि एक राजा के बाद जो दूसरे राजा जो राज संभालेंगे उनको ही हम लोग उत्तराधिकारी कहेंगे। तो राजेंद्र प्रथम के बाद कौन बना? तो राजाधिराज प्रथम बना। अर्थात राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो राजाधिराज प्रथम था। आइए अब आपका अगला प्रश्न है कि एकमात्र चोल शासक, एकमात्र को अंग्रेजी में सब जानता है, ओनली मतलब होता है एकमात्र। ठीक है ना, तो ओनली या ओनली दोनों कह सकते हैं। एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। बिल्कुल, पहले के समय में युद्ध को जीतने के लिए, अश्वमेध युद्ध को छेड़ने के लिए या युद्ध जीतने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। और रामचंद्र के द्वारा भी जो है, ठीक है ना, राम भगवान के बेटा जो घोड़ा को पकड़ लिए हुए थे, आप लोग वीडियो में देखे होइएगा, तो वो भी आपको अश्वमेध यज्ञ का ही घोड़ा छोड़ा गया था कि कौन ऐसा वीरवान है जो इस घोड़े को पकड़ सकता है, कौन ऐसा वीरवान है जो हमसे लड़ाई कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यही लव और कुश था राम भगवान का बेटा, तो वही पकड़ा हुआ था। बात समझ में आ रहा है? आप कभी सर्च करके देख लीजिएगा। तो एकमात्र चोल शासक जो कि अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये प्रश्न को भिव्या कर लीजिए। क्यों? तो पहले समझ लीजिए आप लोग, फिर भिव्या कीजिएगा। चोल वंश के जितने भी राजा हुए उसमें ओनली वन एक ही ऐसा राजा था जो युद्ध के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। बात को समझे अभी भी कि नहीं समझे? चोल वंश का मात्र एक ही ऐसा राजा था जो अश्वमेध यज्ञ किया था। और कौन सा राजा था? राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज जो कि किनका उत्तराधिकारी था? राजेंद्र प्रथम का। राजेंद्र प्रथम किस वंश का शासक था? वेरी गुड। तो एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था और उनका नाम था राजाधिराज प्रथम। अब आपका अगला प्रश्न है, महान चोल मंदिर, महान चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, महान चोल मंदिर जो है ये आपको हम पहले बता दिए थे कि तंजौर को कहीं कहीं पर, तंजावुर भी आपको देखने को मिलेगा। तंजौर आपको तमिलनाडु में है। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर प्रश्न और भी कुछ है कि महान चोल मंदिर कहाँ है, तो इसका आंसर आपको मिल चुका है जो कि तंजावुर में है। ठीक है, इसके बाद है कि यह किस शैली में बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि यह जो महान चोल मंदिर है यह आपको द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया है। अब फिर आगे भी कुछ बात है, इसको भी जरा समझिए। इसका निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो देखिए, महान चोल मंदिर का निर्माण, मंदिर का नाम बताइएगा, महान चोल मंदिर। और इस महान चोल मंदिर का निर्माण जो है वह किस शैली में किया गया है? द्रविड़ शैली। इसका निर्माण किस चोल राजा के द्वारा किया गया? तो विजयालय के द्वारा। और बताइए कि चोल वंश का यह कौन सा राजा था? क्या राजा था? पहला राजा था। यानी कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय के द्वारा ही महान चोल मंदिर का निर्माण कराया गया। एक बार पुनः बताइए कि महान चोल मंदिर का निर्माण किन के द्वारा, किस शैली में और कहां पर कराया गया? बिल्कुल। देखिए, महान चोल मंदिर का निर्माण आपको तंजावुर में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और राजाधिराज के द्वारा
सॉरी विजयालय के द्वारा करवाया गया, और किस शैली में करवाया गया? तो द्रविड़ शैली में करवाया गया। अब आपका अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल में, किस राजवंश के शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? अब समझिए कि विजयालय के द्वारा महान चोल मंदिर का निर्माण कराया गया। कॉन्सेप्ट समझिएगा तब ये प्रश्न समझ में आएगा। महान चोल मंदिर का निर्माण विजयालय के द्वारा करवाया गया, और वह किस शैली में करवाया गया? द्रविड़ शैली में करवाया गया। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। किस राजवंश के शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली, यानी कि द्रविड़ जो है वो जो एक शैली है स्थापत्य कला शैली, इसका कह रहा है कि विकास जो है ना किस चोल राजा के समय में हुआ था। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो है सो आप यहाँ राजा का नाम नहीं है, यहाँ पर वंश का नाम पूछ रहा था कि किस राजवंश के समय में। तो अभी आप देखे थे कि चोल वंश का राजा था विजयालय, और जिनके द्वारा आपको महान चोल मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में करवाया गया। तो देखिए उस समय में द्रविड़ शैली में ही कोई आदमी अपना घर क्यों बनाया, द्रविड़ शैली में ही कोई महान चोल मंदिर का निर्माण क्यों कराया गया? क्योंकि उस समय द्रविड़ शैली काफ़ी पॉपुलर होगा, काफ़ी प्रचलित होगा। बात को समझिए। अभी अगर आपको कोई कहे 4 चक्का गाड़ी लेने की बात, तो कौन सा गाड़ी लीजिएगा? जाहिर सी बात है कि आप थार लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अभी मोबाइल की बात हो तो आप कौन सा मोबाइल लीजिएगा? एप्पल का मोबाइल लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि महान चोल मंदिर का निर्माण जो है वह किनके द्वारा करवाया गया था, और किस शैली में करवाया गया था, तो अभी आपने बताया कि इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया। इसका मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि द्रविड़ शैली का खूब ज्यादा विकास जो है किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो चोल राजवंश, क्योंकि चोल राजवंश का शासक ही तो था विजयालय, जो कि द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण करवाया था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। तो आइए प्रश्न पर एक बार पुनः, कि किस राजवंश के शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली अपने विकास के चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष का मतलब होता है बिल्कुल टॉप पर, चरमोत्कर्ष का मतलब टॉप पर, टॉप तक पहुंचा था। तो चोल राजवंश के समय में द्रविड़ शैली का विकास बहुत ही ज्यादा हुआ था। बात को समझ में आया कि नहीं आया? जी। आपका अगला प्रश्न है, चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए चोल मंदिर जो बनाया गया था उसकी विशेषता मुख्य रूप से क्या देखा गया, तो वह विशाल शिखर था। कहने का मतलब यह है कि चोल मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था उसका जो गुंबद होता है ना, गुंबद, गुंबद का मतलब गोल वाला जो होता है, तो शिखर उसका जो चोटी हुआ, मतलब उसका जो ऊपर का जो भाग हुआ ना, वो बहुत ही लंबा होता था, बहुत ही बड़ा होता था। कैसा होता था? बिल्कुल। चोल मंदिर की मुख्य विशेषता क्या थी, तो उसका जो शिखर होता था वो आपको बहुत ही विशाल होता था। शिखर मतलब ऊपरी जो भाग होता है, कुंभ। बात समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि चोल कालीन मंदिरों के शिखर किस आकार के होते थे? चोल कालीन मतलब चोल काल के जो मंदिर होते थे उस मंदिरों का जो चोटी होता था वो किस आकार का होता था, तो वह आपको पिरामिड आकार का होता था। किस आकार का होता था? किस आकार का होता था? और पिरामिड आकार को आप लोग देखे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। पिरामिड आकार का होता था। पिरामिड का मतलब आप जो है सो समझिए कि त्रिभुज के आकार का, लगभग किस आकार का? आप उसको त्रिभुजाकार नहीं बोल करके पिरामिड ही बोलिएगा। क्या बोलिएगा? पिरामिड बोलिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न है कि तंजौर के राज राजेश्वर या वृहदेश्वर, बोलिएगा जरा, राज राजेश्वर या वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा के द्वारा करवाया गया? ठीक है, तो तंजौर के राज राजेश्वर, इस प्रश्न को तो पहले आप लोग विव्याय कर लीजिए, फिर इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तंजौर के राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किस चोल राजा के द्वारा करवाया गया? तो यह जो है राजा राम प्रथम के द्वारा। किनके द्वारा करवाया गया है? राजा राम प्रथम के द्वारा। समझिए प्रश्न जो है सो समझिए और प्रश्न पर गौर कीजिए। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर है? किस क्षेत्र का है? और राज राजेश्वर मंदिर को ही कौन सा मंदिर कह सकते हैं? बृहदेश्वर मंदिर है। तो तंजौर का जो राज राजेश्वर मंदिर है या बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किस चोल राजा के द्वारा करवाया गया? तो राजा राम प्रथम के द्वारा। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है। देखते हैं राज राजेश्वर लगा हुआ है, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
तो राजा राम प्रथम। नहीं समझ में आया बात? राजा राम प्रथम, इसका नाम भी है राजा का राज राजेश्वर, तो उसी के नाम पर हो गया आपको राजा राम प्रथम, है ना। ये जो है राजा का नाम है राजा राम प्रथम, और उसने समझे कि अपने नाम पर ही इस मंदिर का निर्माण करवा दिया, इसलिए मंदिर का नाम भी रखवा दिया राज राजेश्वर या बृहदेश्वर। बोलिएगा। तो यदि आपसे पूछते कि तंजौर के राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राम प्रथम किस वंश के शासक थे? राजा राम प्रथम किस वंश के शासक थे? चोल वंश के शासक थे। बात यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, किस मंदिर के विमान गर्भगृह के ऊपर बनी बहुमंजिली मीनार, गर्भगृह के ऊपर बनी बहुमंजिली मीनार को एक भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? प्रश्न को भी व्याख्या कर लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं कि प्रश्न का मतलब क्या हुआ। अब देखिए इस प्रश्न में बहुत बड़ा मिसप्रिंटिंग है। मिसप्रिंटिंग क्या है? यहाँ किस मंदिर के विमान जो लिखा हुआ है ना, ये विमान वर्ड जो है यहाँ पर सुटेबल नहीं है, यहाँ पर इसको काट कर दीजिए आप लोग निर्माण। क्या करना है? निर्माण। बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हैं कि कितना अलग है। ठीक है, तो मिसप्रिंटिंग है, तो इसको जल्दी से फटाफट से कर लीजिए आप लोग। तो किस मंदिर का निर्माण जो है, अब प्रश्न पर देखिए, निर्माण को पढ़ करके तब देखिए, किस मंदिर के निर्माण को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? बात को अभी भी समझे कि नहीं समझे? किस मंदिर के निर्माण को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? मतलब भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष किसको कहा गया है? तो तंजौर का जो राज राजेश्वर मंदिर था या तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर था, उसको कहा गया है भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष। अब देखिए भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष क्यों कहा गया ये भी समझिए। तो गर्भगृह के ऊपर, गर्भगृह का मतलब क्या होता है? भगवान जिस मंदिर में रहते हैं तो वो अंदर का जो भाग हो गया उसको हम लोग गर्भगृह कहेंगे, लेकिन उसका जो ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग कैसा बनाया हुआ है? तो मंजिल पर मंजिल, मंजिल और मंजिल मतलब बहुमंजिला मीनार जैसे नजर आता है। तो मतलब उनके बनाने के शैली के कारण से ना उसको भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष। तो बताइए कि भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष किस मंदिर को कहा गया है? तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर को, तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर को या तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को। बात समझ में आया? बात बराबर है। तो बताइए कि भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष किसको कहा गया, किस मंदिर को? चलिए अब ये बताइए कि राज राजेश्वर मंदिर को दूसरा तरीका से क्या कह सकते हैं? अगर आपसे पूछ दे कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तब क्या जवाब दीजिएगा? राजा राम प्रथम ने करवाया। आइए प्रश्न पर, किस मंदिर के विमान को काट करके निर्माण कर लेना है? गर्भगृह के ऊपर बनी बहुमंजिली मीनार को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना गया, तो तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर। यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी तट पर, किस नदी तट पर? कावेरी नदी तट पर स्थित गंगेकोंड चोलपुरम, बोलिएगा जरा, गंगेकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? अब देखिए प्रश्न फंसने वाला है, इसको भी व्याख्या कीजिए। कावेरी नदी के तट पर ये जो नदी है, वो नदी जो है आपको गंगेकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? बिल्कुल, गंगेकोंड है। गंगेकोंड क्या है? गंगेकोंड चोलपुरम, बोलिएगा जरा, गंगेकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा के द्वारा करवाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो अगर आपसे पूछे कि गंगेकोंड चोलपुरम का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किस नदी के तरफ किया गया है? किस नदी के तरफ किया गया है? गंगेकोंड चोलपुरम का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किस नदी की तरफ किया गया है? ये बात तो समझ में आ गया ना। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इसको किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल वंश के शासक। और चोल वंश के कौन से राजा बनवाए हुए थे? तो राजेंद्र प्रथम। तो अब इस प्रश्न को ऐसे बोलिए आप लोग कि गंगेकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया। फटाफट से बोलिए। चोल वंश की राजधानी आपको तंजावुर थी। तो ये प्रश्न अब समझ में आ गया होगा कि कावेरी नदी के तट पर एक मंदिर है, और जिस मंदिर का नाम क्या है बताइए आप लोग? उस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है वह एक जगह है कावेरी नदी के तट पर, जो कि गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम का एक जगह मतलब एक मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। और इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा के द्वारा करवाया गया है? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया है। चलते अब हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चोलकालीन विश्व प्रसिद्ध
कांसे की बनी नटराज की मूर्ति। देखिए ये जो चोल काल में ही बनाया गया था, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में ये मंदिर प्रसिद्ध है। वो कांसे की बनी हुई है। क्या चीज की बनी हुई है? कांसे की बनी है। और वो मूर्ति क्या चीज की बनी है? तो नटराज। बताइए नटराज को हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंपल अर्थ में, सिंपल भाषा में उसको नटवा कह सकते हैं। नटराज का मतलब क्या होता है? तो एक दिन कहानी सुनाए थे कि भगवान महादेव अपने पार्वती को एकादशी व्रत के दिन नटवा बन करके, नटराज का वेश पकड़ करके उसको नृत्य करके दिखाते हैं। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो मंदिर है नटराज की मूर्ति, वो किसकी बनी, किस धातु की बनी हुई थी? कांसा धातु की बनी हुई थी। और यह किस काल में बनाई गई है? चोल काल में। ये पूरा विश्व में पॉपुलर है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किस मंदिर कह रहा है कि यह नटराज की मूर्ति जो है वह किस मंदिर में स्थित है? इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा चिदम्बरम मंदिर जो है, उस मंदिर में आपको यह नटराज की मूर्ति मिलेगी। आपको नटराज की मूर्ति जो कि कांसे की बनी हुई है वो कहाँ पर मिलेगी? चिदम्बरम में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? चिदम्बरम में बनेगी। और वो चिदम्बरम मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताइए आप? तो इस मंदिर का निर्माण जो है प्रांतक प्रथम ने करवाया। किसने करवाया है? प्रांतक प्रथम ने करवाया है। बात समझ में आ रहा है? देखिए हकीकत ये है कि भारी प्रश्न को देख करके भागते रहते हैं, लेकिन भारी प्रश्न जो होता है ना वो ओरिजिनल होता है। यही प्रश्न जो है आगे जब आ जाएगा तो बच्चे कहेंगे कि हमारे माथा से ही निकल गया, हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन अभी इसको पढ़ना भी ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्रश्न पर। तो चिदम्बरम मंदिर के बारे में क्या सब समझे आप लोग बताइए तो जरा। चिदम्बरम मंदिर जो है, इस मंदिर में पूरे विश्व में प्रसिद्ध नटराज की जो मूर्ति है जो कि कांसे की बनी हुई है, इस मंदिर में ही आपको नटराज की मूर्ति रखी हुई है जो कि कांसे की बनी है। और चिदम्बरम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और इस चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? प्रांतक प्रथम ने करवाया है। अगर आपसे पूछे कि चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किस चोल किस चोल राजा के समय बनाया गया था, तो प्रांतक प्रथम के शासनकाल में ही बनाया गया था। अब आपका अगला प्रश्न है हर्षवर्धन से संबंधित है। आइए एक बार पुनः हम लोग हर्षवर्धन में आ गए। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? देखिए जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो अब सबसे पहले तो ये समझिए आप लोग कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु जो है आपको 647 ईस्वी में हुई है, ठीक है। अब है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। देखिए हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद बहुत सारे राजपूत शासक जन्म लिए, बहुत सारे राजपूत शासक बने, लेकिन उसमें सबसे जो प्रसिद्ध हुए, सबसे जो फेमस हुए, उनका नाम था गुर्जर प्रतिहार। क्या नाम था? क्या नाम था? बिल्कुल, ये गुर्जर प्रतिहार एक राजवंश का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, याद रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार कहा कि हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ उनमें सबसे अधिक फेमस जो हुआ वो आपको गुर्जर प्रतिहार राजवंश फेमस हुआ। कौन सा वंश है? और यदि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करें, हम किसकी बात करें? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। चलिए गुर्जर वंश प्रतिहार वंश के संस्थापक आपको नागभट्ट प्रथम थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई है? 647 ईस्वी में हुई है। 647 ईस्वी में हुई है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बहुत सारे राजपूत राजवंश का उदय हुआ, लेकिन सबसे प्रसिद्ध राजवंश जो साबित हुआ वो आपको गुर्जर प्रतिहार वंश ही साबित हुआ। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे ये बताइए आप? नागभट्ट प्रथम थे। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान और सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? देखिए पहले तो राजवंश की चर्चा की गई है कि हर्षवर्धन के मरने के बाद सबसे फेमस कौन सा वंश हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार हुआ। लेकिन अब यहाँ जो प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान और सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो उसका नाम हो जाएगा आपको मिहिर भोज था। कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि, किसकी उपाधि? आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज, है ना। कौन सी उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज की उपाधि। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में, किनके सम्मान में? भगवान विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण किया था?
और उपाधि जो है सो कौन सा उपाधि था बताइए आप लोग? आदि बड़ा की उपाधि। तो यह आदि बड़ा की उपाधि जो है वो किसने धारण किया था? बिल्कुल, ये व्यक्ति का नाम है मिहिर भोज, खाने वाला भोज मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में, भगवान विष्णु के सम्मान में आदि बड़ा की उपाधि लिया था। और किसने लिया था? तो मिहिर भोज ने लिया था। अब आपका अगला प्रश्न है, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला, सम्राट का मतलब क्या होता है? राजा होता है। और सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजा कौन था? ठीक है ना, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजा कौन था? तो देखिए इसका पहला राजा का नाम है आपको वत्सराज। क्या नाम था? सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजा कौन था? वत्सराज था। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजा कौन था? वत्सराज था। बताइए कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद है ना किन राजवंशों का उदय हुआ जो कि सभी राजपूत राजवंशों में सबसे ज्यादा फेमस रहा? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। आइए, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजा कौन था? वत्सराज था। और इस प्रश्न को भी व्याय कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला राजा कौन था? वत्सराज था। आपका अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए ये जो प्रश्न है ना इसको भिव्याय कर लिया आप लोग ना, इस प्रश्न को भी भिव्याय कीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा जो था उनका नाम था आपको यशपाल। क्या नाम था? यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल था। अगला प्रश्न है आपका कि पाल शासन काल में, किस शासन काल में? पाल शासन काल में शासन के दो प्रधान केंद्र थे। पाल वंश की चर्चा हो रही है, अब समझ गए ना। गुर्जर प्रतिहार वंश खत्म है। चलिए, पाल शासन काल में शासन के दो प्रधान केंद्र थे। और वो कौन कौन सा केंद्र थे? एक था मुंगेर और दूसरा था पाटलिपुत्र। बताइए पाल शासन काल में आपको जो है सो दो प्रधान केंद्र कौन कौन से थे? तो मुंगेर और पाटलिपुत्र। पाल शासन काल में पाल वंश के जो शासक थे वो जो शासन करते थे उनका प्रधान केंद्र जो था वो एक था मुंगेर और दूसरा था पाटलिपुत्र। बात समझ गए यहाँ तक। अगला प्रश्न है कि पाल नरेश जो थे, पाल वंश के राजा जिसको पाल नरेश कहा गया, तो पाल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? बताइए आप। पाल नरेश जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल नरेश जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो बताइए एक बार पुनः कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न है कि पाल वंश के किन राजाओं ने परम सौगात की उपाधि धारण किया था? प्रश्न बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। सौगात, पता है सौगात का अर्थ क्या होता है? और इससे पहले इस प्रश्न को पहले आप लोग विवेक कीजिए, फिर आपको सौगात का मतलब हम आपको बताते हैं। सौगात का मतलब आपको उपहार होता है या भेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, तो पाल वंश के किस राजा ने परम सौगात की उपाधि धारण किए हुए थे? तो उनका नाम है आपको धर्मपाल और देवपाल। यानी कि दो राजा थे जिनका नाम है आपको यहाँ देख ही रहे हैं, धर्मपाल थे और कौन थे? धर्मपाल और देवपाल दोनों जो है परम सौगात की उपाधि धारण किए थे। बताइए परम सौगात की उपाधि धारण करने वाला राजा का नाम? धर्मपाल और देवपाल। तो बताइए, देखिए दोनों के नाम में पाल लगा है, इससे स्पष्ट है कि यह किस वंश के शासक थे? पाल वंश के राजा थे। और पाल वंश के राजा किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये भी प्रश्न आप लोग समझ ही चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? प्रश्न समझिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम आपको इससे पहले बहुत सारा प्रश्न पर चर्चा किए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया जी। और नालंदा विश्वविद्यालय को नाश किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय का नाश हो गया उसके बाद उसको पुनः जीवित करने का काम किया है, फिर से जगाने का काम किया है, फिर से उसको रिपेयरिंग करने का जो काम किया है, बात समझ में आ रहा है? वो कौन किया है? तो वो क्या है आपको धर्मपाल किया। किसने किया है? ठीक है ना। किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का? नालंदा विश्वविद्यालय से दो प्रश्न तो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। स्थापना किसने किया, उसको नाश किसने किया। एक नया प्रश्न है कि उसको पुनर्जीवित मतलब फिर से उसको बनाने का उसको रिपेयरिंग किया और रिपेयरिंग करके उसको फिर से जो है सो चालू किया। तो बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया है? धर्मपाल। किस वंश के राजा थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए। चलिए, पाल वंश जो है, पाल वंश की स्थापना किसने किया ये बताइए।
तो गोपाल ने किया। कब हुआ है इसका स्थापना? 750 ईस्वी में। कब हुआ है? 750 ईस्वी में हुआ है। अब आपका अगला प्रश्न है, पाल वंश का सबसे योग्य शासक, इसको भी आप लोग वीवीआई कीजिए। पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? तो धर्मपाल को। और पाल वंश की स्थापना किसने किए हैं? गोपाल। कब किए हैं? 750 ईस्वी में, यानी कि 750 ईस्वी में। 750। चलिए अगला प्रश्न है कि पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? इस प्रश्न को भी वीवीआई कीजिए। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था उनका नाम था आपको देवपाल। क्या नाम था? देवपाल। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? देवपाल। अब आपका अगला प्रश्न है, किस पाल शासक ने वर्तमान भागलपुर के, कहाँ पर? भागलपुर के कहलगांव के निकट, आप 10वीं क्लास में एक प्रश्न पढ़े होंगे, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो भागलपुर में है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ एक प्रश्न जो है याद रखने का एक जरिया है, किस पाल शासक ने वर्तमान भागलपुर के कहलगांव के नज़दीक, कहाँ पर? कहलगांव के नज़दीक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए। तो बताइए विक्रमशिला के विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? भागलपुर के कहलगांव में। कहाँ पर हुई है? भागलपुर के कहलगांव में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? राजा धर्मपाल ने। क्या ये प्रश्न पहले नहीं पढ़े हुए थे? पढ़े हुए थे। तो याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर है किया गया है? भागलपुर के कहलगांव में किया गया। अब आपका अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष, कैसा संघर्ष है? त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू किया गया था? समझिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष, इसको वीवीआई कीजिए। त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष से यह युद्ध शुरू हुई थी। और याद रखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर अधिकार करने के लिए लड़ाई शुरू किया गया था? तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। किस पर अधिकार करने के लिए? किस पर अधिकार करने के लिए? त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था? कन्नौज पर। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, कलिंग के मेघवाहन, कलिंग के बताइए कि कलिंग जो है वो कहाँ पर है? बताइए। कलिंग आपको उड़ीसा में है। तो कलिंग के मेघवाहन या चेदी वंश, कौन सा वंश है? मेघवाहन या चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, कलिंग के मेघवाहन या चेदी वंश का संस्थापक जो है वो महामेघवाहन को ही माना जाता है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि इस व्यक्ति ने अपने नाम पर इस वंश का नाम रख लिया, ठीक है ना। यानी कि महामेघवाहन जो है सो किस वंश की स्थापना किया? तो चेदी वंश का या मेघवाहन वंश का। मेघवाहन वंश या चेदी वंश। बताइए कि महामेघवाहन वंश का जो है स्थापना किसने, मेघवाहन या चेदी वंश का स्थापना किसने किया है? महामेघवाहन ने किया। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ा दिए। अब आप लोग फिर जो है जितना पढ़ाएं उसको रिवीजन करके आइएगा। फिर हम लोग इससे आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।